हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो दी थी उसमें बच्चों आपको ज्योग्राफी का चैप्टर 1-2 कराया था। बच्चों आज ये आपकी सेकंड वीडियो है, इसमें आपको हिस्ट्री का चैप्टर 1 और सिविक्स का चैप्टर 1 कराया जाएगा। ये चारों चैप्टर आपके प्री मिड टर्म में आने हैं। 15 तारीख से आपके प्री मिड टर्म एग्ज़ाम शुरू हैं और सभी बच्चे एग्ज़ाम को अच्छे से बिना देखे कॉपी में से याद करके देंगे। ओके बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं हम इसको। इसमें फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री में ये बुक वर्क है आपका, सही सुमेलित कीजिए, यानी कि जो सही है वो टिक करना है आपको। नर्मदा घाटी में क्या मिला है? आखेट तथा संग्रहण। वहाँ पे क्या करते थे? शिकार करते थे नर्मदा घाटी के पास, और संग्रहण यानी कि इकट्ठा करना, चीज़ों को इकट्ठा करते थे। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट है जो मगध था वो क्या था? पहला बड़ा राज्य था। ओके। फिर है गारो पहाड़ियाँ क्या है? आरंभिक कृषि यहाँ से स्टार्ट थी। उसके बाद है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, ये कहाँ थे? प्रथम नगर यहाँ से मिले हैं। फिर नेक्स्ट है बच्चों गंगा घाटी में क्या है? लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। ओके बच्चों, आप इसमें से बुक वर्क ये याद करेंगे। अब हम इसका पढ़ते हैं कॉपी वर्क। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसमें सबसे पहले दिए गए हैं अति लघु प्रश्न। इतिहास से हमें किस बात की जानकारी प्राप्त होती है? आपको पता है सभी लोगों को बच्चे क्या है? इतिहास से हमें जो पुराने लोग थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन काल में लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। इतिहास से हमें शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, कलाकारों आदि के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ओके बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम चावल कहाँ उपजाया गया? विंध्य के उत्तर में। ये एक जगह का नाम है बच्चों, विंध्य के उत्तर में सर्वप्रथम चावल की पैदावार की गई। अतीत के हाथ लिखी पुस्तक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? पांडुलिपि। क्या कहते हैं? पांडुलिपि। फिर है मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? किस शब्द से बना है बच्चों? मैनु शब्द से बना है। फिर नेक्स्ट है पांडुलिपियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं? मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं जो पांडुलिपियाँ होती हैं। गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं बच्चों? चिनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलुज, ये सब क्या है बच्चों? गंगा की सहायक नदियाँ हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडुलिपियाँ किस पेड़ की छाल से तैयार की जाती हैं? पांडुलिपियाँ हिमालय क्षेत्र में आने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से लिखी जाती थी। इसकी छाल से लिखी जाती थी बच्चों, याद रखेंगे। सहायक नदी किसे कहते हैं? जो नदियाँ एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं उसे सहायक नदी कहते हैं। बच्चों मैंने आपको समझाया भी था, जैसे गंगा नदी हो गई, गंगा नदी एक बड़ी नदी है। अब इसमें इसकी सहायक नदियाँ यानी कि जैसे चिनाब, झेलम, रावी, ये सब क्या है इसकी सहायक नदियाँ हैं। जो छोटी छोटी नदी बड़ी नदी में अपना आकर जल गिरा देती हैं तो वो उसकी सहायक नदियाँ कहलाती हैं। ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर अतीत और वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति जो हमें अतीत के बारे में बताते हैं वो व्यक्ति कौन कहलाते हैं? पुरातत्वविद। कौन कहलाते हैं बच्चों? पुरातत्वविद कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न आपके। सुलेमान और किरथल पहाड़ियों के क्षेत्रों में कौन सी फसलों को उपजाना आरंभ किया गया? कौन सी को किया गया? सुलेमान एवं किरथल की पहाड़ियों के क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूँ तथा जौ की फसलों को उपजाना आरंभ किया। ओके बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कई लाख वर्ष पूर्व नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले लोग किस प्रकार के जीवन यापन करते थे? किस प्रकार से करते थे? नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले लोग आरंभिक लोगों में से कुछ संग्राहक थे, मीन्स कुछ वहाँ से जंगलों से कुछ इकट्ठा करके लाते थे जो आसपास के जंगलों की संपदा से परिचित थे। वे जंगल के आसपास के बारे में सब कुछ जानते थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का वहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार भी किया करते थे। ओके बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरातत्वविद द्वारा पाई जाने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं? इमारतों के अवशेष, चित्रकलाएँ, मूर्तियाँ, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के, जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने हैं। अतीत के बारे में जानने के लिए पुरातत्वविद किन वस्तुओं का अध्ययन करते थे? किन वस्तुओं का अध्ययन करते थे? पांडुलिपियों व अभिलेखों का अध्ययन करके अतीत के बारे में पता चलता है। पुरातत्वविद पत्थरों, ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों व मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियाओं, मछलियों के कंकाल भी ढूंढते हैं।
जो ये पुरातत्वविद होते हैं। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडुलिपि और अभिलेख में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर बताना है। पांडुलिपि क्या होती है बच्चों? पांडुलिपि ताड़पत्रों से बनी होती है, जबकि जो अभिलेख होते हैं, अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि में जानकारी मिलती है। अभिलेखों में शासक अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे। अभिलेखों में राजा तथा रानियों के कार्यों का विवरण मिलता है। ओके, नेक्स्ट है फिर पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों पर भुर्ज नामक पेड़ की छाल से लिखी जाती हैं। अभिलेख पत्थर पर नुकीले औजारों से तैयार किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या क्या लाभ थे? ऐसा करने से क्या क्या कठिनाई आती थी? उसके क्या लाभ थे? कठोर सतह पर लिखा हुआ लेख कभी मिट नहीं सकता था। हम अभिलेखों की मदद से पूर्वजों के बारे में जान जाते थे। जबकि कठिनाइयाँ क्या आती थी? कठोर सतह पर लेख लिखवाने से विशेष औजारों की आवश्यकता पड़ती थी। लेख लिखने वाले व्यक्ति का शिक्षित होना आवश्यक था। ओके, फिर बच्चों आपका ये सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 है। हिस्ट्री का चैप्टर 1 हो गया। अब चैप्टर नंबर 1 सिविक्स का है। ओके बच्चों, इसमें है विविधता की परिभाषा लिखिए। विविधता क्या है बच्चों? विविध यानी कि हम अलग अलग किस प्रकार से हैं, कैसे हैं, ये है विविधता की परिभाषा। लोगों के बीच धर्म, भाषा, खान पान आदि के आधार पर होने वाली विभिन्नता को क्या कहते हैं बच्चों? विविधता कहते हैं। देखो हम देखते भी हैं, अपने स्कूल में देखते हैं, अपनी क्लास में देखते हैं, जो बच्चे हैं सबका धर्म अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये विविधता कहलाती है। विविधता से क्या लाभ है? क्या लाभ है बच्चों? विविधता से हमारे जीवन में कई रंग आ जाते हैं। हम संस्कृति के विभिन्न पहलुओं और प्रकारों का सम्मान करना सीखते हैं। मीन्स सबकी संस्कृति अलग अलग होती है, सबके धर्म के नियम कानून सब कुछ अलग अलग होता है। तो जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, जानते हैं, तो हमें पता चलता है कि क्या सबसे अलग अलग सीख भी मिलती है। ओके बच्चों, विविधता के कारण हम अलग अलग दृष्टिकोण से सोचना सीख लेते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विविधता के दो प्रमुख कारक क्या हैं? ऐतिहासिक कारक है और भौगोलिक कारक है। दो कारक है बच्चों, ऐतिहासिक कारक और भौगोलिक कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो भारत विविधताओं से भरा हुआ है, यानी कि भारत में बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं, इसके वर्णन करना है। भारत विविधताओं से भरा देश है। भारत में लगभग हर मुख्य धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, यानी कि यहाँ पे सभी धर्मों के अधिकतर लोग रहते हैं। अलग अलग धर्म को मानने वाले कई मायनों में एक दूसरे से अलग होते हैं, जैसे रीति रिवाज, त्यौहार, मान्यताएं, खान पान और पारंपरिक परिधान। ओके बच्चों, अगर हम बात करते हैं आगे लघु उत्तरीय क्वेश्चन, भौगोलिक कारक किस तरह से विविधता को प्रभावित करते हैं? एक उदाहरण देते हुए समझाइए। भूगोल हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करता है। भूगोल से यह तय होता है कि हमारी शक्ल कैसी है, मतलब जो भौगोलिक दृश्य होता है वो होता है भौतिक बनावट की, कौन कैसा है, हम क्या खाते हैं, हम क्या पहनते हैं। जम्मू कश्मीर हिमालय के निकट होने के कारण एक ठंडी जगह है, इसलिए यहाँ के लोग अक्सर गोरे और लंबे होते हैं। ये भौगोलिक कारण के कारण ही होता है। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट बात करते हैं व्यापार में ने किस तरह विविधता लाने की में मदद की है? आदिकाल से ही लोग व्यापार और तीर्थ के लिए यात्रा करते रहे हैं। ऐसे लोग अपने साथ अपना खान पान, पोशाक, संस्कृति और धर्म को भी ले जाते थे। स्थानीय लोग इनमें से कुछ बातों का समावेश अपने जीवन में कर लेते थे। इस तरह से लोग नए तरह के भोजन और पोशाक का इस्तेमाल करने लगे। कई लोगों ने नए धर्मों को भी अपना लिया। इस तरह से व्यापार ने विविधता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कि बच्चों यहीं पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। सभी बच्चे दोनों वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।